तो GS2 के अंतर्गत जो सोशल जस्टिस में अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो एजुकेशन है। स्केलेटन एक बार ड्रॉ कर लेते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनल सेटअप, थोड़ा सा और अगर ले जाएं, इम्पैक्ट ऑफ कोविड, एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये पॉइंट्स रहेंगे जिसके अंतर्गत हम एजुकेशन वाले टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। इस टॉपिक की सबसे खास बात ये रहेगी, एक तो GS2 के इस पोर्शन को कवर करता ही है, साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे वाले पोर्शन से। एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे के टॉपिक्स ही आते हैं, है ना। इंट्रोडक्शन में एजुकेशन क्या है, व्हाट इज एजुकेशन, इससे कोई भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, पर एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन के लिए कि एजुकेशन क्या है, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता क्या है, उसकी टर्मिनोलॉजी को कैसे डिफाइन करें। इसके बाद अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एजुकेशन वाले में, बनता है प्राइमरी एजुकेशन का। प्राइमरी और सेकेंडरी वाले को हम कंबाइन करके पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत इसके इश्यूज, व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी एजुकेशन, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, taken by the government, universalization of education, इसके अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान एंड RT 2009, इसको डिटेल में पढ़ने वाले। जैसे पैटर्न हम बाकी टॉपिक्स में फॉलो करते हैं वही पैटर्न इसमें भी फॉलो करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या होते हैं, व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू दैट टॉपिक एंड व्हाट इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड वे फॉरवर्ड, क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए एज एन ऑफिसर, अगर आप अपॉइंट होते हैं तो आपके उस पर क्या सोच रहे हैं। हायर एजुकेशन सेम पैटर्न, इंस्टीट्यूशनल सेटअप, सेंट्रल लेवल पे क्या है, स्टेट लेवल पे क्या है, एंड इम्पैक्ट ऑफ कोविड। इम्पैक्ट ऑफ कोविड, digitalization of education, national education policy 2020. The question has already been asked about this topic in 2020. सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 में इसका पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इट इज इन द फेज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। जो गवर्नमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रही है, चल रहा है इस पे प्रोग्राम्स, तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये ऐसा नहीं है कि टॉपिक खत्म हो गया, अभी भी चल रहा है ना। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, आगे दोबारा किस तरीके से पूछ सकते हैं, क्या ऑब्स्टेकल आती है, क्या गवर्नमेंट निकले इनिशिएटिव्स ले, तो ये सारा हमारा इसके अंतर्गत फेज रहेगा पढ़ने। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। आप बताइए क्या होती है एजुकेशन, व्हाट इज एजुकेशन। लर्निंग, जनरली इसको डिफाइन क्या करेंगे, लर्निंग, नॉर्मल स्कूलिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन, ऑल आर द पार्ट्स ऑफ एजुकेशन, है ना। फिलोसॉफिकल बेसिस पर अगर इसको अपन डिफाइन करें अलग अलग फिलोसफर्स के हिसाब से, मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग, रियलाइजेशन ऑफ बॉडी एंड सोल, दिस इज द एजुकेशन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसको कैसे डिफाइन करते हैं, वो इसको डिफाइन करते हैं हार्ट, इंटेलेक्चुअल और आपके सोल, तीनों को इंटीग्रेट करके उन तीनों का डेवलपमेंट एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ डिफाइन करते हैं। हम इसको GS2 के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, सोशल जस्टिस, तो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स को अलग रखेंगे, हम एक सिंपली एक 2-3 लाइन के स्टेटमेंट में एजुकेशन को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे।
इसका डेफिनेशन किसी भी एग्जाम में पूछने वाले नहीं है, बस हमें प्रोसेस के तहत किसको इंट्रोडक्शन देने में क्या उसको डिफाइन करना है, उसके लिए स्टार्ट करना है। लिखिए एजुकेशन। तो एजुकेशन इज ए पर्पजफुल एक्टिविटी So first key term is purposeful activity. It means it has certain aims. So education is a purposeful activity. Which is directed to achieve एक्टिविटी को क्या डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे आप? डायरेक्टेड टू अचीव सर्टेन एम्स, such as knowledge, training, character development, and the ability to sustain and survive. So it was just a general introduction. अब हम आते हैं कि जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो हेडिंग डालिए, जैसे सभी टॉपिक में पढ़ा है, पहले हेडिंग डालिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन। इश्यूज पे आने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए क्या प्रोविजन की? देखिए मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, GS2 के अंतर्गत कोई भी टॉपिक है जो सोशल जस्टिस के अंतर्गत आता है, उसको केवल एक अप्रोच रखनी है, क्या कि ये क्या है, एक प्रॉब्लम। तो सबसे पहले क्या करना है, उस प्रॉब्लम का हमें स्टेटस पता होना चाहिए कि एक्चुअल में उसका डेटा क्या है, प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, क्या समस्या है। तो स्टेटस का मतलब आप कह सकते हैं कि इश्यूज क्या है इससे संबंधित। दूसरा बात, अब जब ये इश्यूज हैं तो उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए होंगे, तो वो इनिशिएटिव्स क्या हैं? इश्यूज ये हैं, इनिशिएटिव्स ये हैं, प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है, इसका मतलब एक डिफरेंस है। जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो उस हद तक नहीं लिए गए जिस हद तक वो प्रॉब्लम दूर हो सके, है ना। तो अब तक क्या प्रॉब्लम बची हुई है, तो एरर इन इम्प्लीमेंटेशन में क्या इशू है, इसके अलावा आगे के लिए क्या किया जाए। हर क्वेश्चन को आप इसी अप्रोच के साथ सॉल्व कीजिए। एक ये इशू है, दूसरा गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है, गवर्नमेंट का ये एक्ट है, एक्ट को उसको एनालाइसिस कीजिए कि आखिर इस एक्ट में ऐसे कौन से प्रोविजंस थे जिनसे प्रॉब्लम को दूर किया गया है, आखिर कितना और ज्यादा इस पर फोकस करने की जरूरत है, इसको और दूर किया जा सकता है। हम सभी क्वेश्चंस को ऐसे ही पढ़ते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, वीमेन, उसी तरीके से इस अप्रोच को भी आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, एजुकेशन के बारे में स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको सब्जेक्ट बनाया गया था किसका, सेंट्रल में आपको पता है अलग अलग सब्जेक्ट है, सेंट्रल के, स्टेट के, कॉन्करेंट लिस्ट के, ये किसका सब्जेक्ट था, it was placed under the subject of state policy, the original constitution, state policy. By the 42nd amendment in कब 1976 इंदिरा गांधी आपातकाल की कहानी है ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। By the 42nd amendment in 1976 it was shifted to concurrent list. अब स्टेटस क्या है इसका, concurrent list. So by placing it in concurrent list, it enables central government to make provisions related to the education in India and also to provide direction to all the states regarding the education. इसने स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अथॉरिटी दे दी, उसके पास पहले से भी अथॉरिटी थी, सीबीएसई चल रहा था, सेंट्रल स्कूल चल रहे थे, 1963 में एस्टेब्लिश हुए थे, 1976 में आए, लेकिन स्टेट को किस तरीके से डायरेक्ट करना, इसका इन्वॉल्वमेंट और बढ़ा दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट का
by placing it under concurrent list. तो 42nd जो अमेंडमेंट है उसने इसकी स्थिति में चेंज किया। इसके अलावा अगला एक और अमेंडमेंट आया, कौन सा? 86। कब आया? क्या किया इसमें? 86th अमेंडमेंट। इससे पहले जो एजुकेशन था वो अंडर आर्टिकल 45 था। कहा? डीपीएसपी की। डीपीएसपी में गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं है कि उसको अप्लाई करे, वो करेगी जब उसके पास रिसोर्सेस होंगे। तो इसको क्या चेंज किया गया? 86th अमेंडमेंट के द्वारा 3 चेंजेस। देखिए, पहला, it was placed under Article 21A. State shall provide free and compulsory education to all children from the age group 6 to 14. तो एजुकेशन को क्या बना दिया गया? फंडामेंटल राइट बना दिया गया। जो पहले डीपीएसपी के अंतर्गत था उसको क्या बना दिया गया? फंडामेंटल राइट बना दिया गया। 45 में डीपीएसपी की लैंग्वेज में क्या कर दिया गया? जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है और अंडर द एज 6 ईयर तक जो बच्चे हैं उनकी केयर और एजुकेशन कंपलसरी कर, उनकी केयर और एजुकेशन के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया? डीपीएसपी के अंदर हमेशा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? स्टेट। तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन बिलो द एज 6 ईयर्स। आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, आंगनबाड़ी वगैरह चल रही है कि नहीं चल रही है? वो बच्चों के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रही है ना? तो इसका इम्प्लीमेंटेशन। तीसरा क्या किया गया? एक चेंज और किया गया 86 अमेंडमेंट के बाद। क्या किया गया? इसको फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया गया। जो पेरेंट्स हैं या जो भी गार्जियन है, पेरेंट्स अगर नहीं, गार्जियन जो भी है, वो अपने बच्चों को क्या करेंगे? उनके लिए फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया गया। एजुकेशन के लिए उसको सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे कि उनको एजुकेशन मिल सके, है ना? तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है एजुकेशन को इंडिया। आगे जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुए, राइट टू एजुकेशन एक्ट वगैरह, उन्हीं के ऑर्डर। तो लिखिए थोड़ा सा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन इंडिया।